आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास 12 के लिए। अब इन टॉपिक के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं ना आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की, पूछो मत। 3, 6, 9, 12 डेरिवेशन करने वाले आज हम। नहीं, 12 डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं आज। ये थी खुशखबरी। बुरी खबर मैंने बता दी कि इतने स्पीयर्स हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले 12 डेरिवेशन। क्यों नहीं करने वाले तो आप सुनो ध्यान से। खुशखबरी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो इजी हो गया, ई जीरो हो गया ना सर, बात खत्म। समझ गई प्यारी? ओए होए, बिल्कुल सही। डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई जीरो डॉट डी आर। ओए होए होए, डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो। बोलो तारा। हे गाइस, हाय, वेलकम टू नीटेक्स। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास 12 के लिए, जिसके एनसीईआरटी के सवाल भी करेंगे और उससे रिलेटेड सारे ग्राफ्स भी करेंगे, और उससे जो रिलेटेड चीजें जो आपको ऑलरेडी जाननी चाहिए, आनी चाहिए, वो हम थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। अब इन टॉपिक के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं ना आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की, भाई पूछो मत। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इसके डेरिवेशंस को और फॉर्मूला को अच्छे समझ ले, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ ले। और ये आपने अगर एक्चुअली पहले किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको याद है आपने किया था हॉलो स्फीयर का इनसाइड दिस शेल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन दी शेल क्या होता है, आउटसाइड दी शेल क्या होता है, किया था ना आपने मेरे साथ। तो एग्जैक्टली वही चीज आज करनी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है, बस इतना है। एक्चुअली में है ये बहुत सिंपल, आपको बस टक टक करके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उनका जिसका जो ग्राफ बनेगा वो याद रखना है। उसके ऊपर हम एनसीईआरटी के सवाल भी कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर नीट में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, पिछले 20 साल का जो भी मैंने पेपर देख लिया, इससे मुझे इस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड कोई सवाल नहीं दिखा है। बट आई एम अज्यूमिंग कि इसके बाद आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उसके इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और बोर्ड्स के लिए तो पढ़ना डेफिनेटली जरूरी है। और कॉन्सेप्ट सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट शेल के लिए इंपॉर्टेंट था पिछले चैप्टर में, उसी से ये टॉपिक डिराइव्ड है। तो वैसे आगे आते वक्त मुझे लगता है कि भाई जब मैग्नेटिज्म आएगा वगैरह चीजें आएंगी तो वहां पर भी ये चीजें बहुत डिराइव्ड होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। और ऐसे वीडियोस के लिए मेक श्योर कि यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। ठीक है बेटा, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाइए। ठीक है बेटा, तो जैसा मैंने कहा आपको बहुत सिंपल तरीके से कि आज के हमारे इस प्यारे से सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बेसिक्स क्या है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर सीखेंगे, समझेंगे। अब देखो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर जो है, दो टाइप के स्फीयर हो सकते हैं। एक होता है आपका हॉलो स्फीयर, एक होता है आपका सॉलिड स्फीयर, है ना। हॉलो स्फीयर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में सीख लिया, सॉलिड स्फीयर सीखेंगे आज हॉलो के साथ साथ, कि क्योंकि आपके जो ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल, उसमें सॉलिड स्फीयर भी है। हॉलो का मतलब समझते हो, सॉलिड समझते हो ना। हॉलो मतलब जो अंदर से खाली लेकिन स्पेरिकल है, और जो आपका सॉलिड है वो पूरा भरा हुआ होगा अंदर से। मतलब एक फुटबॉल मान लीजिए और दूसरा जो है एक बॉलिंग बॉल मान लीजिए। बॉलिंग बॉल जो है वो अंदर से भरा हुआ होता है। वो भी गॉट द आइडिया। उसके बाद इन दोनों टॉपिक से जो रिलेटेड ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको बोर्ड्स में भी सवाल आ सकते हैं और नीट में भी सवाल आ सकते हैं, जेई में भी। और लेट मी टेल यू, ये जो टॉपिक है जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई मेंस एडवांस के लिए भी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। फिर एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी करेंगे एज यूजुअल। फिर मैं आपको एंड में एक बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा होमवर्क दूंगा, आप मुझे बताना जवाब, ठीक है, कमेंट्स में। चलिए रिवाइज करते हैं बेसिक्स को। अब इस पूरे टॉपिक में बेसिक क्या है सर? यार बहुत बेसिक है यार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, एक सेकंड में थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ, मुझे वही लग रहा था कि लाइट की कमी क्यों लग रही है। हाँ, अब थोड़ा और लाइट आ गया होगा, हाँ ना। मैं सोच रहा हूँ कि भाई लाइट कम क्यों लग रहा है। ठीक है, बराबर, चलो। अच्छा, रिवाइजिंग बेसिक। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के आपका वैल्यू पता है आपको। के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ होती है। क्यू क्या है? क्यू चार्ज होती है, कोई भी चार्ज हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेस वेयर यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मान लो कि आपका ये स्पेरिकल शेल है, ठीक है, ये आपका एक स्पेरिकल शेल है। इस शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि देखिए यहां पर एक पॉइंट P है, अब इस पॉइंट P के ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस शेल की वजह से, बताइए तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है और ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए स्मॉल r है।
अब ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल इट एज द आर, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है आउटसाइड द स्फीयर जो है, वो भी लिख देता हूं मैं, ये बहुत जरूरी है। आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी वो याद होना चाहिए आपको, एग्जैक्टली ये सेम फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसमें मैंने बताया भी था आपको कि यार देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो आपको आ रहा है आउटसाइड दी शेल के लिए, यानी कि इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। यानी कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी शेल एक पॉइंट चार्ज है। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूंगा कैपिटल क्यू और उसके दूरी पी से एक डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पे, तब भी मेरी वैल्यू मुझे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस पूरे शेल को हम सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज जैसे ही कंसिडर करते हैं, इसलिए सेम फॉर्मूला बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सीखा था, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, फिर हमने सीखा था सर ऑन दी शेल क्या होता है। ऑन दी शेल, यार ऑन दी शेल बात मुद्दा एकदम सेम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन छोटू आर के बदले कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऑन दी शेल की बात आती है, ऑन दी शेल की जब बात आती है मतलब इस मान लो इस पॉइंट पे आपको निकालना है ऑन दी शेल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये डिस्टेंस अगर मैंने आर मान लिया, अगर मैंने छोटू आर मान लिया, या देखो छोटू आर कैपिटल आर इक्वल हो गया ना, क्योंकि आप ऑन दी शेल निकालने हो तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया, वो रेडियस था, ये डिस्टेंस तो सेम हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है ना। फिर बात थी हमारी इनसाइड दी शेल की, याद है आपको? कोई मुझे बता सकता है चैट पे इनसाइड दी शेल क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? बता सकते हो आप? याद है तो बताओ, इनसाइड दी शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? इनसाइड दी शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। क्यों 0 होता था? क्योंकि गॉस लॉ अगर आपको याद हो, गॉस लॉ के बाद हमने ये टॉपिक की थी, अगर आपको गॉस लॉ याद हो तो हमने निकालने के लिए इनसाइड दी शेल निकालने के लिए हमने यही टेक्निक अपनाई थी कि भाई मान लीजिए इस पॉइंट P पे मुझे ये R डिस्टेंस से मुझे निकालना है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपकी R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी होगी, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके इर्द गिर्द एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। याद है कि नहीं? गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, और गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है ना। तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, आप देखोगे इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं, सारा चार्ज तो शेल के ऊपर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। पॉइंट P अंदर है, गॉसियन सरफेस वहीं पे है, कोई भी चार्ज अंदर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ये हमने किया था, करेक्ट है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें आपको आज के डेरिवेशन में बहुत काम आएगी। अब आखिरी चीज जो हमने सीखा था और जो हमें याद रखना चाहिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशनशिप। ये हमने अपने पहले ही सेशन में किया था, हमने इसका कोई भी सेपरेट सेशन नहीं किया हुआ है, पहले ही सेशन में किया था हमारे इस चैप्टर के। और देखना बेटा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ले लेना, ठीक है। तो E एंड V रिलेशनशिप क्या था हमारा, आपको याद होना चाहिए कि भाई मान लीजिए आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, ठीक है। यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू EdR, यही है इंटीग्रेशन ऑफ EdR। माइनस क्यू डेरिवेशन में हमें आ गया था माइनस मतलब EdR आपका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है EdR है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो सकती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो सकती है, E इज इक्वल टू 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। dr क्या है, ये पूरे r का छोटा सा डिस्टेंस dr हो जाता है। और डेल्टा V क्या है, डेल्टा V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डेल्टा सिंपल, ठीक है। अब इसमें सर आखिरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, के क्यू अपॉन छोटू आर, ठीक है, छोटू आर। बस मतलब इसी पॉइंट P पे अगर मुझे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, यही के क्यू अपॉन आर हो जाती है, बस इतनी है, इतनी सी बात है। अब हमें ये देखना है कि अगर मैं ये सेम कॉन्सेप्ट इस शेल पे लगाता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या क्या वैल्यूज आते हैं, क्या वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होती है कि भाई आउटसाइड दी शेल ऑन दी शेल सेम वैल्यू आएगी, इनसाइड दी शेल 0 हो जाती है, वो सारी चीजें अभी हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। अब कुछ और बीच में बेसिक्स हैं जो डिराइव करते वक्त समझते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ना, आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ये आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, चीजें याद हैं आपको तो आपने कर ली। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बिना ये सब समझे हुए तो मत देखो यार, जाओ प्लेलिस्ट देखो, बाकी वीडियोस देख कर आओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। अब यार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है सर? क्या बात है सर, आज बहुत खुशखबरी दे रहे हो। खुशखबरी ये है बेटा एक सेकंड रुक जाओ, खुशखबरी देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा
बुरा खबर दे देता हूं, थोड़ी बुरी खबर मैं आपको देता हूं। क्या है भाई खबर? खबर यह है कि हॉलो स्पीयर जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हॉलो स्पीयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग स्पीयर। क्या होता है बेटा? कंडक्टिंग, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम मेटेलिक स्पीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक स्पीयर भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्ट ना करे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्पीयर भी, इसका नाम भी हम या तो डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक वर्ड है कुछ दिनों में बहुत बार आप यूज करो, क्योंकि जैसे कैपेसिटेंस आ जाएगी आप डाई इलेक्ट्रिक का वर्ड बहुत इस्तेमाल करोगे उसमें। बट डाइलेक्ट्रिक समझ नहीं आता है फिलहाल, कोई बात नहीं। तो इंसुलेटिंग, भाई जो कंडक्ट ना करे तो वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा, तो इंसुलेटिंग स्पीयर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही सॉलिड में भी यही दो प्रकार होते हैं, यही दो प्रकार होते हैं। कंडक्टिंग होता है और क्या होता है भाई? और आपका होता है नॉन कंडक्टिंग। तो सर यानी कि आज हम चार डेरिवेशन करेंगे, यानी कि इस कंडक्टिंग स्फीयर का आउटसाइड इनसाइड ऑन दी शेल, नॉन कंडक्टिंग का आउटसाइड इनसाइड ऑन दी शेल, सॉलिड के कंडक्टिंग का आउटसाइड इनसाइड ऑन दी शेल, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का आउटसाइड इनसाइड। तो भाई 3, 6, 9, 12 डेरिवेशन करने वाले आज हम। नहीं, 12 डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं आज। ये थी खुशखबरी। बुरी खबर मैंने बता दी कि इतने स्पीयर्स हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले 12 डेरिवेशंस। क्यों नहीं करने वाले? तो आप सुनो ध्यान से। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि भाई आपका ये जो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इसका जो सॉलिड का कंडक्टिंग है, ठीक है, इनका जो आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल, इनसाइड द स्पीयर, ये सब के सब तीनों का सेम डेरिवेशन है, सेम फॉर्मूला, सेम डेरिवेशन होगा। तो आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। तीनों का सेम डेरिवेशन है और तीनों के सेम फॉर्मूलाज डिराइव होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। कुछ नहीं करना आपको, बस एक डिराइव कर लो, बढ़िया भाई, बल्ले बल्ले, है ना। खुशखबरी खत्म नहीं हुई, रुक जाओ, खुशखबरी खत्म नहीं हुई। अब जो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग का भी जो आउटसाइड है और ऑन द शेल है, ऑन द स्फीयर है, ये दोनों भी इनके साथ इक्वल है। सेम डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन, ठीक है। बस एक ही डिफरेंस है कि इसका जो इनसाइड होगा वो अलग होगा। इनसाइड द स्फीयर का डेरिवेशन अलग होगा, डिफरेंट डेरिवेशन, डिफरेंट फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली यार आपको कितने डेरिवेशंस करने हैं? अच्छा सर, मुझे बस एक बार आउटसाइड ऑन द इनसाइड ये सबका निकाल देना है एक बार में। उसके बाद ये डिफरेंट डेरिवेशन फॉर इनसाइड स्फीयर, मतलब बेसिकली आपको करने हैं 4 डेरिवेशंस, 12 नहीं, सिर्फ 4 डेरिवेशंस। आउटसाइड का, ऑन द स्फीयर का, इनसाइड द स्फीयर का 3 हो गया, फिर इनसाइड द स्फीयर फॉर नॉन कंडक्टिंग करना मुझे। बस 4 डेरिवेशंस करने हैं मुझे, 12 नहीं करने। और ये भी डेरिवेशंस बहुत लल्लू लल्लू ईजी हैं, आपको लगेगा कि भाई तो बहुत आसान है, ठीक है। जैसे चलिए अब शुरुआत करते हैं, आ जाओ। प्यारा सा, सबसे पहले हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जगह और लगेगी मुझे, ठीक है। और अभी हम कौन से सेक्शन में हमारे? अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया, अगर आपको ये आ गया तो समझो कि सब आ गया, ठीक है, बढ़िया। चल अब सबका फोकस यहां पर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो पहला डेरिवेशन, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द स्पीयर मान लेते हैं। स्पीयर बोल दो, हॉलो स्पीयर है तो फिर शेल हो जाता है वो, है ना। तो आउटसाइड द स्पीयर। अब ये हॉलो के लिए भी सेम है, सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी, आउटसाइड सबके लिए सेम है, सेम डेरिवेशन, ठीक है। क्या है भाई? सेम डेरिवेशन फॉर ऑल, ठीक है, सेम डेरिवेशन फॉर, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस यहां हॉलो होगा, वहां सॉलिड होगा, बस इतना ही है, और कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बनाते हैं, क्या बनाना है? आउटसाइड द स्फीयर बनाना है हमें। सेम लॉजिक लगाएंगे भाई, हमारे सामने एक हॉलो स्फीयर है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हॉलो स्फीयर है तो एक काम करते हैं, एक और ऐसे रिंग टाइप बना देते हैं, क्योंकि जब हम एक सॉलिड स्फीयर बनाएंगे तो आपको डिफरेंस दिखे, वरना लगेगा कि यार सभी तो सेम ही स्फीयर दिख रहे हैं, फिर आप जब आगे बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अब इसका जो रेडियस है, मान लीजिए क्या है भाई, इसका रेडियस कैपिटल आर है। यहां पर एक पॉइंट पी मान लीजिए, या तो क्या भाई कोई और पॉइंट ले लो,
कोई भी ले लो भाई, आर के पार आता है तो रेडियस आता है तो पी दिमाग में आती है, ठीक है। एंड दिस सेंटर मान लो ओ है, सेंटर से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, स्मॉल आर है। कितना है डिस्टेंस, स्मॉल आर है, परफेक्ट, ठीक है। और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी, छोटू आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए पहले, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर लिख दिया, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है भाई। एक पॉइंट तो वीपी है, ठीक है, एक पॉइंट आपका हो गया वीपी, दूसरा पॉइंट कौन सा, पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है, इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ 50 वोल्ट है, दोनों के बीच में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का हो गया, तो वो होता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कौन सा है, कौन सा पॉइंट लोगे भाई, इंफिनिटी ले लो, ठीक है। मान लो कि आप इंफिनिटी से एक पॉइंट को यहां पर ला रहे हो पॉइंट पी पे, आप इंफिनिटी से एक पॉइंट को ले, एक चार्ज को ले आ रहे हो पॉइंट पी पे, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो आप मान रहे हो। तो सर आप इंफिनिटी क्यों मान रहे हो, इंफिनिटी ही क्यों मान रहे हो आप, ये आपका सवाल हो सकता है ना। तो चलो मैं पहले वी इंफिनिटी लिख देता हूं। मैं यहां पर इंफिनिटी ही क्यों मान रहा हूं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी होता है बेटा, वो इक्वल टू 0 होता है। ये हमने सीखा हुआ हमारे पहले सेशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। इसी वजह से अगर हम यहां पर भी इंफिनिटी लेंगे तो इक्वेशन में वो इन 0 बन जाएगा, तो आपके लिए फर्दर कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम हमारे जो पहले हमने रिवाइजिंग बेसिस लिखा था ना, वहां पर हम लिख देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 0। ये याद रहेगा अगर आपको तो काफी आसान हो जाएगी बात, है ना। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बात आ गई फिर यहाँ पर, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, Vp माइनस वी इंफिनिटी, यानी कि आप इंफिनिटी से P पॉइंट पे लेकर आ रहे हो, बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डाल दीजिए, के क्यू अपॉन छोटू आर स्क्वायर डी आर। लेकिन लिमिट्स कहां से कहां तक है, यहां पर इंटीग्रेशन आर का हो रहा है, तो लिमिट्स कहां से कहां तक का है, आप देखो इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो आर पे, इंफिनिटी कहां लेकर आ रहे हो आप, इंफिनिटी से पॉइंट आर पे, मतलब आर डिस्टेंस पे है ना पी, तो इंफिनिटी सेंटर से पहला डिस्टेंस इंफिनिटी है, फिर सेंटर से दूसरा डिस्टेंस आर है, तो आपका यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, तो योर लोअर लिमिट बिकम्स इंफिनिटी, योर अपर लिमिट बिकम्स आर, परफेक्ट। इंफिनिटी टू आर आप अपने चार्ज को लेकर आ रहे हो, बराबर हो गया। यहां पर वी इंफिनिटी 0 हो जाती है, सो Vp दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जो आपको निकालना है इज इक्वल टू माइनस के क्यू, देखो कांस्टेंट है उनमें तो कोई आर का टर्म नहीं, तो के क्यू बाहर आ जाती है, के क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है बेटा। जिसमें भी आर का टर्म नहीं होगा क्योंकि डी आर है, उससे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, डी आर के टर्म से इंटीग्रेट कर रहे हैं, आर का टर्म के क्यू में नहीं है तो कांस्टेंट बन जाती है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ये इंटीग्रेशन के बेसिक्स से मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आप नहीं देखा तो देख लेना। तो Vp इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के क्यू, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वो ऊपर ले जा सकते हो तो आर पर -2 बन जाता है, जिनको याद नहीं मैं बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज बेसिकली इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये होता है आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है ये x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर अगर आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाते हो तो आर पर -2 बन जाता है, तो आर पर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आर पर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, -2 प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा वहां पर आपका बचेगा वहां पर r पर -1 और ये -1, यानी कि 1 बाई आर, -1 बाई आर बच जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए -1 बाई आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, सही है। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया। अगर आप चाहते हो कि ना काटे अभी तो वो भी आप कर सकते हो, चाहते हो तो काटना है तो काट भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काट देते हैं ना आराम से। So Vp will be equal to what? KQ माइनस माइनस कट गया, 1 बाई आर अपर लिमिट माइनस 1 बाई इंफिनिटी लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। तो क्या वैल्यू आ जाती है आपकी यहाँ पर, फाइनली आपकी Vp की वैल्यू आ जाती है 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, के क्यू बाई आर आ जाएगी, तो के क्यू बाई आर। ओए होए होए होए, ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या देख रहा हूं मैं, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ये तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया,
नॉर्मल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक आउटसाइड द स्फीयर के केस के लिए उसकी सेम फॉर्मूला देती है KQ/R²। क्यों देती है, क्यों देती है सेम फॉर्मूला? क्योंकि शेल को एक पॉइंट चार्ज जैसे अज्यूम किया जाता है, शेल एक पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला के लिए भी आप देखो कि एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आया हुआ है KQ/R। तो मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी आपका जो आउटसाइड द स्फीयर वाला केस है वो सारे स्फीयर्स के लिए एक पॉइंट चार्ज जैसे ही बिहेव कर रहा है। बस इसको यहां पर लिख देंगे नोट। क्या लिखोगे नोट? मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं, ठीक है, ये सारी चीजें मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये तो आप कर लोगे आराम से भी। क्या लिखोगे मैं नोट? मैं नोट में लिखूंगा द स्फीयर in this case behaves as a point charge। लॉक कर लो बात। डन बेटा, सॉलिड, खत्म हो गया, नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है, एज अ पॉइंट चार्ज। ओके चलो, हाँ जी, अब क्या हो गया, अब क्या करेंगे हम? अब हम जवान होंगे अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना है ऑन दी शेल, ठीक है। अब देखो ऑन दी शेल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, अगर आपको याद हो तो बहुत इजी था, है ना। सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपको लिखाया भी था, ऑन दी स्फीयर करते हैं, ठीक है। ऑन दी स्फीयर के केस में होता है क्या बच्चों? ये तो बहुत ज्यादा लड्डू हो गया। ऑन दी स्फीयर केस में आपने देखा होगा भाई, ये आपका शेल, ये भी आपका शेल, ये रेडियस r मान लिया। ऑन दी शेल की जब मैं बात करता हूं तो मान लो इस पॉइंट पे अगर मैंने P ले लिया है तो आपका छोटू r यहां पर आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर इज r। नाउ हियर यू कैन सी दैट r इज इक्वल टू r। इन द प्रीवियस केस व्हाट वाज द केस? योर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहां पर योर r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इन दैट सेंस क्या हो जाएगा? इन दैट सेंस एक ही चीज है, आपका जो v इज इक्वल टू KQ/R था, सिंस v इज इक्वल टू KQ/R, यहां पर सिंस आपका r इज इक्वल टू कैपिटल R, v विल बिकम इक्वल टू KQ/R। यही है, दैट्स इट, खेल खत्म। ऑन द शेल का डेरिवेशन हो गया बच्चों, बोलो तारा रारा, ठीक है। अगर आप इसको डिराइव भी करोगे, इसको अगर आप डिराइव भी करोगे तो क्या होगा? इसको अगर आप ऐसे डिराइव भी करते हो तो आप बोलोगे इंफिनिटी टू r, और ये r कैन बी स्मॉल r, कैन बी कैपिटल R, बिकॉज r इज इक्वल टू r। सो एट द एंड आप लिखोगे, ये डिराइव करके आप बोलोगे सिंस r इज इक्वल टू r KQ/R। वही तो लिखोगे, वही मैंने यहां पे डायरेक्टली कर लिया यार, वही मैंने यहां पे डायरेक्टली कर लिया। क्या अलग करना है आपको? कौन सा अलग से पूछेगा? मान लो अगर आपको किसी भी इंसान ने, किसी भी टीचर ने आपको पूछ लिया डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ ऑन द स्फीयर, तो आप अलग से फिर इसको पूरा डिराइव करके एंड में जाकर r इज इक्वल टू r लिख के लिख देना। लेकिन ऐसा कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि शेल का केस इंडिविजुअली कभी नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। 1 मार्क का 1.5 मार्क का सवाल थोड़ी है ये, तो पूरा का पूरा 3-5 मार्क का सवाल है ना, ठीक है। तो ये भी हो गया, आउट ऑन द स्फीयर हो गया। मैंने बोला था कि भाई बहुत इजी है, मैं इजी पढ़ाता हूं, आप लोग मानते नहीं हो मेरी बात ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर जी इनसाइड द स्फीयर सर। अब देखो इनसाइड द स्फीयर जो है ना, इंटरेस्टिंग है यार। मैं नहीं बोलूंगा कि हार्ड है, मैं बोलूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इनसाइड द स्फीयर, अगेन मैं एक चीज लिखना भूल गया था पिछले वाले में, सेम फॉर ऑल स्फीयर्स, ठीक है। क्योंकि आप नोट्स डाउनलोड करोगे ना, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भी लिखना भूल गया मैं, सेम फॉर, ओ नॉट फॉर ऑल स्फीयर्स, सेम फॉर ऑल स्फीयर्स except solid non-conducting case, solid non-conducting sphere। बाकी सारे स्फीयर्स के लिए सेम है एक्सेप्ट फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे मैंने बताया था आपको, इनसाइड द स्फीयर से वो एक चौथा डेरिवेशन एडिशनल होगा, बाकी सब के लिए सेम है, ठीक है बेटा, परफेक्ट है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम में तो आधा सीन है,
ये है आपका स्पीयर और ये भी तो है स्पीयर। रेडियस है r, पॉइंट P है यहां पर अंदर, छोटू r, इस मामले में r इज लेस देन कैपिटल R। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हमने रिवाइज कर लिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो अंदर चार्ज नहीं होगी, सारी चार्ज तो शेल के बाहर है। बढ़िया। तो अब यहां पर अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे हम, वही हमारा तरीका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। तो इजी हो गया, ई जीरो हो गया ना सर, बात खत्म। समझ गई प्यारी, ओए होए बिल्कुल सही। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई जीरो डॉट डी आर। ओए होए होए, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, बोलो तारा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पॉइंट P निकालना है ना। तो क्या हो गया सर, आप डालो यहां पर डेल्टा V है, तो आपने पिछले में क्या किया था, Vp माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। सर Vp इज इक्वल टू वी इंफिनिटी वहां ले जाओ, तो सर आपको पता है सर वी इंफिनिटी जीरो होती है, जीरो। अरे नहीं 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 मुन्ना नहीं, क्योंकि इस मामले में आपको यह अज्यूम नहीं करना है कि चार्ज इंफिनिटी से लाया जा रहा है, क्योंकि चार्ज को हमने ऑलरेडी इंफिनिटी से ला दिया है, आउटसाइड दिस स्फीयर रख दिया था, फिर ऑन दिस स्फीयर रख दिया था, अब इनसाइड द स्फीयर रख रहे हैं। कहां से, सरफेस से रख रहे हैं स्फीयर पे। समझ रहे हो, हम चार्ज को ऑलरेडी इंफिनिटी से ला चुके हैं, रख चुके हैं आउटसाइड दिस स्फीयर, ऑन द स्फीयर। अब हम ऑन द स्फीयर से इनसाइड द स्फीयर जा रहे हैं, यानी कि सरफेस से अज्यूम करना है आपको कि चार्ज इनसाइड जा रहा है। ठीक है, आपका चार्ज कहां से कहां जा रहा है, चार्ज आपका इस पॉइंट से अंदर जा रहा है। दिस इज द मोमेंट, आपका चार्ज इस पॉइंट से अंदर जा रहा है, ये अज्यूमशन लेनी है यहां पर। सो व्हाट इज डेल्टा V? डेल्टा V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस इक्वल टू जीरो। ये है पोटेंशियल, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम द सरफेस टू द पॉइंट P, नॉट फ्रॉम इंफिनिटी। यहां पर इंफिनिटी अज्यूम मत करना, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट, ठीक है, नोट लिख देता हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। डू नॉट कंसिडर that the charge is brought from infinity. Instead it is brought from the surface. बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर दीजिए, कर दिया नोट डाउन, बहुत बढ़िया। अब आगे करते हैं, तो Vp माइनस वी एस इक्वल टू जीरो हो गया। चलो अब चीजें सामने आई हैं, तो Vp बिकम्स इक्वल टू Vs, तो Vp बिकम्स इक्वल टू व्हाट, Vs की क्या वैल्यू है भाई, हमने पिछले फॉर्मूला निकाल दिया, KQ अपॉन कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। ये क्या हो गया, क्यों सर क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। जिस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वहां पे पोटेंशियल है। क्या बात है यार, फिजिक्स का खेल देखो, है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इनसाइड दिस स्फीयर, हमने तो ये डिराइव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती है, लेकिन वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। होए और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, यानी कि हॉलो स्फीयर ये हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की भी बात कर लो, ठीक है। तो स्फीयर होगा, स्फीयर के पूरे स्फीयर में जितना भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके स्फीयर के अंदर हो। मतलब ऐसा फैला हुआ है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकदम, और सब जगह इक्वल है, सब जगह इक्वल है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
बढ़िया ना, मजा आ गया। क्या कॉन्सेप्ट है यार, मजा आ जाता है ऐसे डेरिवेशन करके, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड दिस कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बट डेरिवेशन तो भाड़ में जाए, लेकिन दैट कॉन्सेप्ट की यार, अगर मैं यहां पर एक मेटेलिक बॉल रख दूं, उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सरफेस और उसके अंदर सेम है ब्रो। मजा है ना, बढ़िया। तो ये था आपका तीसरा डेरिवेशन। अब हम करेंगे चौथा डेरिवेशन, नॉन कंडक्टिंग। ये भी अच्छा है यार, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे, क्यूट है बहुत ही। बट चलो यार, इस पे क्यूट पे जाने से पहले मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना था, इन केसेस का ग्राफ बताना था ना। चलो ठीक है, आपको मैं पहले अभी यहाँ पे ग्राफ बता देता हूँ कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्पीयर्स एंड ऑल द केसेस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्पीयर्स एंड ऑल द केसेस, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, ये क्या हो गया? अच्छा ऐसा भी होता है इसमें? उड़ी बाबा, पता ही नहीं था यार। अच्छा, वाओ, नो आइडिया ब्रो। ठीक है, ये किसका ग्राफ है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ है यार। क्योंकि देखो के और क्यू, तो हर फॉर्मूला में के और क्यू ही है, कांस्टेंट ही है, के कांस्टेंट है, क्यू की वैल्यू आपको दी जाएगी, आर ही तो है जो बदलता रहता है ना, पहले आउटसाइड फिर ऑन फिर इनसाइड, बदलता रहता है बेचारा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड स्मॉल आर, ठीक है, एंड स्मॉल आर, परफेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली मान लेते हैं कि आपका जो स्पीयर है ना, उसको हम यहाँ पर ओरिजिन में बिठा देते हैं, ओरिजिन में बिठा देते हैं, ओ है आपका, तो आपका स्पीयर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये स्पीयर है आपका। वाओ, मुझे नहीं पता था मैं इतना टैलेंटेड हूँ, क्या सर्कल बनाया मैंने यार, ठीक। और ये क्या है? ये आपका रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक आपका आर रेडियस है, सो दिस पॉइंट इज आर, परफेक्ट। लाइन सीधी है? नहीं है सर, सर्कल अच्छा घुमाते हैं, अच्छा हो सर आप, लेकिन लाइन अच्छी नहीं मारते। सही आ गई ना, क्या बात, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? ग्राफ बनाना है सर, और क्या करोगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या है, जितनी उसकी सरफेस पे उतनी है। तो मान लो यहां पर अगर मैंने एक पॉइंट लिया, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी, सेंटर ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर मान लीजिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है भाई? अभी हमने निकाला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और वो उसके सरफेस से इक्वल है, यानी कि सरफेस तक आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस इज अगेन के क्यू अपॉन आर, सेम वैल्यू, कोई डिफरेंस नहीं उसमें, तो कांस्टेंट है। तो आपके सेंटर से लेकर आपके सरफेस तक सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद क्या होगी? उसके बाद जैसे जैसे आपकी छोटू आर का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेंटर से, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होते जाएगा, है ना, क्योंकि आपका यहां पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्यों यार वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि के क्यू अपॉन स्मॉल आर था। तो जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होते जाएगा, है कि नहीं यार? ये कॉमन कॉन्सेप्ट है ना। जैसे एक पॉइंट चार्ज से आप जितना दूर जाते रहोगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, एक मैग्नेट से कितना दूर जाते जाओगे चुंबकीय शक्ति दूर कम होती जाएगी, है ना, करेक्ट है। तो क्या होगा? जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होती जाएगी। तो ग्राफ ऐसा बनेगा आपका। डन है, सॉर्टेड है, बढ़िया। चलो नोट डाउन कर लो सब लोग, यहां पर कर ले नोट डाउन सबने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हॉलो के लिए बराबर है, ये हॉलो के लिए, ठीक है, हॉलो। अच्छा सर, सॉलिड के लिए कुछ और आएगा? हो सकता है, हो सकता है कुछ और है। चलिए ठीक है, अब हम करने वाले हैं बच्चों सॉलिड। थोड़ा सा पानी पे लेता हूं, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ग्राफ में दिखा देता हूं आपको, ग्राफ में दिखा देता हूं पानी पे, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस ग्राफ को। हाँ जी ठीक है, चले ओके। अब सबका ध्यान यहां पे, ठीक है। अब हम करने वाले हैं डिराइव
अब हम करने वाले डिराइव चौथा डेरिवेशन इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। चलिए डायग्राम बनाना है अभी। अरे डायग्राम तो हमारा फेवरेट है। अभी हम वो शेल नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि ये सॉलिड हो गया। अब सॉलिड के भी ऊपर सरफेस पे आपका चार्ज होता है बराबर, क्योंकि हमने देख लिया कि ना भाई सॉलिड का सरफेस पे चार्ज होता है, सबके सरफेस पे ही चार्ज होता है, अंदर तो भाई बढ़ जाती है आराम बड़ा बढ़िया से। चलो ठीक है, ये आपका डिस्टेंस r है और यहाँ पर मान लेते हैं हम पॉइंट P है जहाँ तक आपका डिस्टेंस स्मॉल r है। सेम केस r इज लेस देन कैपिटल R, सेम केस ठीक है। इस मामले में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ही नहीं है, क्योंकि हम ये हमारा मेटेलिक स्फीयर हमने किया नहीं है, सॉलिड स्फीयर किया नहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर E का वैल्यू लिखने का आप लिखोगे तो KQ/R² ही लिखोगे और कुछ नहीं लिखते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या ना निकालो वैल्यू सेम है दोनों केसेस में, हॉलो या ना मेटेलिक हो, मतलब सॉलिड हो या हॉलो, सेम केस बनता है ठीक है। ये आपका हो गया। तो अभी यहाँ पर पॉइंट P पे में निकालना है इसकी वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो सेम केसेस से आगे बढ़ेंगे अभी हम। बस आपको इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो KQ/R² नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि यार यहां पर पूरे सरफेस, पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, क्योंकि ये हॉलो नहीं है, ये मेटेलिक सॉलिड है ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो इस पूरे वॉल्यूम में आपका चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिनेरियो comes out to be KQR/R3। ये है एक एडिशनल नोट जो आपको नोट डाउन करनी है बच्चों। इसी के सहारे फर्दर डेरिवेशन हो पाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सॉलिड स्फीयर कितना होता है, क्या होता है। E is equal to KQR/R3, दैट इज बेसिकली आपका K इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये K इंटू R इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो KQ/R इंटू R3 ये हो गया। ये सीन बन जाता है आपका, ठीक है, बढ़िया परफेक्ट। अब इसके आगे कहानी फिर सेम है, बिल्कुल सेम है। आप एग्जैक्टली वही करोगे जो आपने पिछली बार किया था भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, यही किया था आपने। सो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V कहाँ से कहाँ तक होगा? अगेन ये अभी इनसाइड द स्फीयर है, तो आप वही सेम चीज करोगे जो हमने पिछली बार किया था कि भाई मैं पॉइंट यहाँ सरफेस से लेकर आऊंगा आपके पॉइंट P पे, है ना। तो मैं वही चीज फॉलो करूंगा। तो डेल्टा V है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा VP माइनस VS इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बेसिकली कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये अभी? ये जा रहा है कैपिटल R से स्मॉल r, है ना। ये कैपिटल R से स्मॉल r जा रहा है, ठीक है, इंटू E.dr। पिछली बार ये 0 हो गया था, E 0 हो गया तो हमने लिमिट्स लिखा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिमिट्स लिख दिया। ये R से स्मॉल r जा रहा है, ये रेडियस R से स्मॉल r जा रहा है ना। यहाँ पर VP माइनस VS की वैल्यू क्या है? VS की वैल्यू आप जानते हो KQ अपॉन दैट इज वोल्टेज पोटेंशियल एट सरफेस। ये सबके लिए कॉमन था, सबके लिए सेम था। क्या था? KQ/R ही था, KQ अपॉन कैपिटल R था, है ना। इक्वल टू, क्योंकि R इज इक्वल टू R स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R उस केस में, सो KQ अपॉन कैपिटल R लिख दिया। इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू स्मॉल r, और E की वैल्यू क्या है हमने अभी लिखी है? KQ/R अपॉन कैपिटल R क्यूब। सही है, ठीक है, सही है, ओके। डॉट dr, डन, सॉर्टेड। इसमें देखेंगे हम KQ/R3, तो भाई कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो VP माइनस KQ/R इज इक्वल टू माइनस KQ/R3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ R.dr क्या होता है भाई? लिख दे क्या पे? वो स्टेप भी लिख देता हूं, चलो ठीक है। R.dr कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं, वहां कंटिन्यू करें, चलो वहां कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ। सो VP माइनस KQR इज इक्वल टू माइनस KQR3, ओके। R का इंटीग्रेशन क्या होगा? R प्लस 1 + 1 / 1 + 1, तो R²/2, करेक्ट है। तो R²/2 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सो VP माइनस KQR
इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो अपर लिमिट क्या है आर स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू डाल दिया हमने। बढ़िया, बराबर है, कोई चिंता तो नहीं है यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नहीं वैसे यार ये तो हो गया ना खेल। हाँ मुझे लगता था कि यहां पर हो गया खेल, और क्या कर सकते हो यहां पर, कुछ कर सकते हो क्या? नहीं यार हो गया, खत्म, दैट्स इट आई थिंक। मल्टीप्लाई नहीं हो गया मेरे ख्याल से। अरे ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट नहीं खोलोगे क्या? सो वीपी माइनस के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब, है ना, माइनस माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पर क्या आएगा के क्यू, आर क्यूब और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर और एक क्यूब कट जाएगा तो आर बचेगा के क्यू अपॉन टू आर, तो के क्यू अपॉन टू आर हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो माइनस क्यू के क्यू आर है उसको मैं वहां ले जाता हूं, और वहां पर देखो के क्यू अपॉन टू आर भी है, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे फिर, है ना, कर लेते हैं, आ जाओ। सो बीपी विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, ये वहां जाता है तो बन जाता है प्लस के क्यू अपॉन टू आर प्लस के क्यू आर। ठीक है, प्लस के क्यू आर। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो के क्यू अपॉन टू आर प्लस के क्यू अपॉन आर करना है, तो 3/2 हो जाता है ना, दैट इज बेसिकली 1/2 प्लस 1, है ना, 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2 होता है ना। ठीक है, बराबर हो गया फिर। सो वीपी इज इक्वल टू माइनस क्या है वहां पे वैल्यू, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, ओके, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब प्लस 3/2 के क्यू अपॉन आर, है ना, ये समझ में आया आपको भाई? 1/2 प्लस 1 है ना, के क्यू टू अपॉन टू आर, तो आप एलसीएम में निकालोगे तो आपका सेम 3/2 के क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, के क्यू अपॉन के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू बराबर लिखा है मैंने। ठीक है, तो 3/2 के क्यू आर, परफेक्ट है। इसमें के क्यू आर को कॉमन ले लेते हैं सबके बीच में से। सो के क्यू आर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, के क्यू आर अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर 3/2 बचेगा, ये माइनस है, और यहां पर क्या बचेगा आपका, के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, सॉल्व हो गया, दिस इज डन। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, that is this is the electric potential inside a non-conducting solid sphere, electric potential kq upon r 3/2 minus r square by r square। ठीक है, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, क्योंकि यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी क्यों खत्म नहीं हुई सर? क्योंकि जो फॉर्मूला में मिला है उसके थ्रू एट द सेंटर हम निकाल सकते हैं वैल्यू, समझ रहे हो? एट द सेंटर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? अभी आपको क्या फॉर्मूला आया है? अभी आपको फॉर्मूला आया है कि Vp इज इक्वल टू के क्यू आर, के क्यू कैपिटल आर था, हाँ कैपिटल आर, 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आया आपको, है ना, यही आया ना भाई, गलती तो नहीं है, बराबर, अरे बराबर है, क्या बात है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, बोलना नहीं, स्फीयर भूलना नहीं। ठीक है, क्या होगा, योर आर विल बी इक्वल टू 0, छोटू आर तो 0 हो जाएगा। छोटू आर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो भाई पॉइंट अगर मैं सेंटर पे ले रहा हूं तो स्मॉल आर इक्वल टू 0 हो गया। अगर 0 हो जाता है तो फिर क्या बचेगा बेटा, Vp विल बी इक्वल टू, ये 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो यू गेट 3/2 के क्यू अपॉन आर, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1.5 टाइम्स के क्यू आर। ओए होए होए सर, इतने अंदाज से क्यों बोल रहे हो इसको आप, ये कुछ स्पेशल है क्या? हाँ बेटा बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? के क्यू अपॉन आर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। के क्यू कैपिटल आर याद है, एट द सरफेस। यानी कि इससे हमें समझ में आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोट डाउन कर दूंगा अभी, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जेई में, नीट में मुझे पूछा जाएगा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एक सेकंड, इसको अच्छे से लेना जरूरी है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर है ना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of the sphere
इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर में, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, मेटेलिक नहीं है, हाँ, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसके सरफेस से 1.5 गुना ज्यादा होगा। ओए होए होए, यहां पर मैंने एक स्फीयर रखा, उसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके सरफेस से ज्यादा है। बाकी केसेस में ऐसा नहीं था, हॉलो में ऐसा नहीं है। हॉलो में तो आपका सेंटर में पता ही है आपको, सेंटर से लेके एंड तक सेम होती है, यहां पर डिफरेंट है यार। कंडक्टिंग स्फीयर में भी ऐसा नहीं था, नॉन कंडक्टिंग में ही सिर्फ डिफरेंट है। समझ रहे हो? तो अगर बेटा मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा? देखो ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, ठीक है। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। जो हमने पहले वाला ग्राफ बनाया था वो हॉलो सॉलिड स्फीयर सबके लिए था, सॉलिड कंडक्टिंग सबके लिए था, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरा? ये मेरा बना आपका प्यारा सा V, ये हो जाता है R, और पहले की तरह मैं यहां पर, यार ये मैं R बहुत नीचे कर देता हूं यार, रुक जाओ। ग्राफ अभिषेक सर आप क्या कर देते हो यार अभिषेक सर? हाँ अब बनेगा ना बाबू, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया और मैंने ये पूरा यहां पर एक स्फीयर बना दिया। स्फीयर तो मैं मस्त बनाता है, सर्कल तो मैं मस्त बनाता है ना, एकदम बराबर, बढ़िया, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस क्या है भाई, उसका रेडियस है, तो ये हो गया कैपिटल R। सीधे आई है, ओए होए मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि भाई अगर मैं मान लेता हूं कि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, सेंटर ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो यहां पर VC होता है, और VC क्या होता है 1.5 टाइम्स ऑफ KQR, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट सरफेस। तो यहां पर जो आपका पोटेंशियल है वो सरफेस से इक्वल नहीं होगा, वो 1.5 गुना ज्यादा है। तो आपका, ओए होए कहाँ लचक के कहाँ जा रही हो? ये आप, अबे यार, ये आपका 1.5 गुना कम। और ये क्या है भाई, ये तो सरफेस है ना, ये सरफेस पे है, सरफेस पे क्या होगा VS which is equal to KQR। तो क्या था यहाँ पर 1.5 गुना ज्यादा है, ये 1.5 गुना कम है। फिर क्या होगा, फिर वही केस V is inversely proportional to small r outside the sphere का केस तो सबके लिए सेम है, सिर्फ इनसाइड अलग था, आउटसाइड ऑन द सरफेस सबके लिए सेम है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो वैल्यू है और कम होते हुए आएगा। कैसन बा, मजा आया? बढ़िया, ठीक है, सुपर यार गाइस, बहुत बहुत बढ़िया। दिस गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट इट। अब ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा हम करते हैं, सेंटर मैंने कर दिया ऑलरेडी, एक बहुत ही प्यारा सवाल एनसीईआरटी का करते हैं। बट लेट मी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मुझे आज बहुत मजा आया आपको डेरिवेशंस करवाते हुए, आई होप आपको मजा आया हो। तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आपको 11 12 के दोनों की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, मिस आउट मत कर दीजिएगा। और बहुत सारे हम लाइव सेशंस कर रहे हैं क्विज रिलेटेड, क्योंकि आज भी अगर आपने देखा हो 7 बजे को बहुत ही प्यारा सा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लाइव क्विज था बिटवीन नीट एंड जेई वर्सेस। तो भाई ये चैनल मुझे लगता है कि हर वो बच्चे के लिए जो मेहनत करना चाहता है मेरे साथ, है ना। बढ़िया, कितना वक्त हो गया? 48 मिनट्स हो गए, अरे ऑलमोस्ट डन है गाइस, 45 मिनट्स बोला था, ऑलमोस्ट डन हो गया। चलिए ये करते हैं, ठीक है। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर गाइस, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 पर -7 कूलम, ठीक है। तो ये रेडियस है, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और अभी के अभी मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा 0.12 मीटर, या तो 12 into 10 पर -2 मीटर, अभी के अभी खत्म कर दूंगा, कंफ्यूजन बाद में रखना मुझे। हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 पर -7 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन द सरफेस इज 1.6 into 10 पर -7 कूलम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, समझ गया, हमें पता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, जस्ट आउटसाइड, मतलब इनसाइड ऑन द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। वही सेम केसेस है गाइस, वही सेम केसेस है। चलो आ जाओ करते हैं। तो क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है यहाँ पर, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इनसाइड आउटसाइड और ऑन द स्फीयर सबके लिए सेम केसेस है, सबके लिए सेम फॉर्मुलाज है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, पोटेंशियल नहीं निकालनी है आपको, तो फिर तो ये बहुत आसान हो गया। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो भाई ये देखो, सबसे पहला जवाब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इनसाइड द स्फीयर 0 होता है, गॉसियन सरफेस वाला, सेम केस गॉस लॉ वाला, ठीक है।
इनसाइड 0 हो गया। बी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड मतलब ऑन द स्फीयर मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर, बेसिकली ऑलमोस्ट ऑन द स्फीयर है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, सेम फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यही होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आर होगा, यहाँ पर जो आर होगा वो इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। अगर मेरा आर यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो कैपिटल में मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट आर पॉइंट पी ले रहा हूँ तो उसका बीच का डिस्टेंस कितना आर, तो आर इज इक्वल टू आर ऑन द स्फीयर के लिए, ठीक है। तो वैल्यू लिख दो हम यहाँ पर, के कितनी है 9 इंटू 10 पावर 9, क्योंकि वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पावर -7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 इंटू 10 पावर -2, 12 इंटू 10 पावर -2, बहुत बढ़िया, ठीक है। 4 3 से कटता है और ये 4 4 से कटता है, बहुत बढ़िया, 3 एक बार 3 3 बार, तो वैल्यू तो बराबर आ गई आपको, क्या वैल्यू आ जाती है 3 इंटू 0.4, वही दोबारा केस आपका 1.2, और 10 पर -2 10 पर -5 हो जाएगा, 10 पर -5 यहाँ पे 9 से तो 10 पर 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 1.2 इंटू 10 पर 4 हो गया, बराबर है, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ठीक है। 1.2 इंटू 10 पर 4 आपका जवाब हो जाता है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं, मैं गलतियां बहुत करता हूँ ना इसलिए। 1.6 10 पर -7 0.4 काटा, 3 से 0.4 हो गया, ठीक है, 3 से 9 कटा, ठीक है, 3 इंटू 0.4 1.2 हो गया, ठीक है, हाँ सही है ना, 10 पर -10 पर -10 10 पर -5 हो गया, ठीक है, बराबर। चलो अब क्या करना है, अब हमें इनसाइड करना है, चलो ठीक है, इनसाइड कर लेते हैं। इनसाइड नहीं, आपका आउटसाइड द स्फीयर करना है ना अभी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, अगेन सेम फॉर्मूला के क्यू अपॉन, लेकिन यहाँ पे छोटू आर स्क्वायर होगा। सो के कितनी है आपकी, के आपकी है 9 इंटू 10 पर 9, क्यू आपका सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 पर -7 डिवाइडेड बाई आर। ओ एक सेकेंड, हाँ मेरे को तभी तो लग रहा है कि गलती क्या हो रही है भाई, आर स्क्वायर है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। मैं अभी जब फॉर्मूला लिखा मैं दोबारा, तब मेरे को याद है यार ये आर स्क्वायर है। यार अभिषेक तुम क्या कर देते हो यार, अभिषेक कट, चल कट 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 सब कटा भाई। मैं मेरे को तभी लग रहा था कि कैसे गलत कैसे हो रहा है, गलती आ रही है, फीलिंग आ जाती है मेरे को कि गलत हो रहा है मेरा। हाँ कैपिटल क्यू क्या भाई, कैपिटल क्यू आपका है कहाँ गया 1.6 इंटू 10 पर -7, हाँ भाई ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 12 इंटू 10 पर -2 का स्क्वायर ना, तो 12 इंटू 12 144 हो जाता है, इंटू 10 पर -2 10 पर -4 हो जाता है। अब आए ना हम बराबर, है कि नहीं। चलो ठीक है, अब काटते हैं इसको 2 से काटेंगे तो 7 और 2, ठीक है, 7 और 2, ठीक है, और ये होगा 0.8, और 9 एक बार 9 8 बार, अच्छा 8 एक बार 8 0.1 टाइम्स, ओके। 10 पर -4 हो गया, बचेगा आपका 10 पर -3, 10 पर -3 और 10 पर 9 होगा तो 10 पर 6 बचेगा, ठीक है। तो आपका हो गया वैल्यू 0.1 इंटू 10 पर -10 पर +6, तो बेसिकली 10 पर 5 न्यूटन पर कूलम आपकी वैल्यू आती है। ये सही जवाब है, फीलिंग आ रही है, सही जवाब है ना, 10 पर 5 न्यूटन पर कूलम। हाँ ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। छोटू आर स्क्वायर कितना है भाई, छोटू आर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, अब यहाँ पर है भाई 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये आपका आर बन जाता है, ये पॉइंट पी बन जाता है, ठीक है। तो ये 18 सेंटीमीटर आपको लेना है यहाँ पर, तो हियर इट वुड बी अगेन 18 इंटू 10 पर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पर -7, 18 जा, बच्चों बुरा मत मानना, अभिषेक सर को नहीं पता है 18 स्क्वायर, अभिषेक सर को नहीं पता है, बुरा मत मानना। 64 6 8 1 8, ठीक है भाई, ठीक है, 8 1 4 12 1 324 सही है, ठीक है। सॉरी आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। 10 पर -4 हो गया, इसको भी 2 से काटेंगे हम, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, और ये हो गया 0.8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 8 बार 2 1 बार 0.4, हाँ ये तो कटेगा आराम से बढ़िया से, 9 1 जा 9 9 जा, ठीक है। अब कितना हो जाता है आपके पास 0.4 बटे 9 इंटू 10 पर -3 हो गया, 10 पर -3 10 पर 6 हो गया, तो बेसिकली मैं इसको ले सकता हूँ 40 बटे 9, 40 बटे 9 यहाँ पर मैंने 2 0 ले लिया है तो 10 पर 4 हो गया। 40 बटे 9 अगर मैं लेता हूँ तो ये बन जाता है 9 4 जा 36, 4 पॉइंट, फिर अगेन
9 4 36, ठीक है। तो 4.44 करे जाता रहेगा इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, बराबर जवाब भाई। सही गाइस, कर दे सबने, वैल्यू निकाल दी सबने, बढ़िया। चलो, सुपर ऑसम। आई रियली बिलीव ऑल ऑफ यू गाइस हैव डन रियली वेल। लेट मी अपलॉड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, यू हैव डन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने फोड़ दिया आज के सेशन को। मतलब यार कुछ ही सेशन में बहुत मजा आता है और आज ऐसा एक सेशन था, है ना। तो बस मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूरे सेशन का नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में है और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। नोट्स वहीं अपडेट होते जाएंगे। आपका एक ही शीट है जहां पर हम सारे नोट्स डालते जाते हैं, तो एक शीट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th बोथ, ठीक है। तो मिस आउट मत करेगा, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा अभी। और अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सवाल करने हैं तो बेटा हमारा जो वेदांतु का तत्व का बुक है पूरे 11th और 12th के लिए बहुत ही अमेजिंग किताब है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी जाएगी विद प्रॉपर एंड अमेजिंग डायग्राम्स। और टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप देखोगे कि भाई बॉटम ऑफ द पेज में आपको क्यूआर कोड भी दिखेगा। उस क्यूआर कोड में आप लोग अमेज हो जाओगे कि आप जैसे उसको स्कैन करते हो, जो टॉपिक उस पेज पे उस टॉपिक का आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बुक नहीं मिल रही, आपको 1000 से ज्यादा वीडियोस मिल रहे हैं साथ में। ऐसा कोई किताब देखा है, इतना इनोवेटिव किताब देखा कभी आपने? नहीं ना, वेदांतु में मिलता है क्योंकि हम रियल एडटेक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन टॉपिक्स से सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे आपको। इन 3 टाइप्स एक्सरसाइजेस में नंबर 1 है भाई नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। वो ढेर सारे होंगे, 50 से 100 तक का नंबर होता है किसी किसी चैप्टर्स में। और उसके बाद सेकंड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पर आपको पिछले 20 साल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ना ही सिर्फ नीट के, ना ही सिर्फ जेई के, बल्कि बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हमारे देश में होते रहते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। अगेन ऐसे ही नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक। फिर तीसरा होगा आपका अचीवर सेक्शन, यानी कि ये दोनों हो गया, अब बोर हो रहे हो अब कुछ और खुराफाती करना है तो अचीवर सेक्शन में आगे करना, बैंड बज जाएंगे। और इन सारे एक्सरसाइज के जो आंसर कीज हैं वो आपको एंड में मिलेंगे विथ एक और क्यूआर कोड जिसमें आपको इन डेप्थ सोल्यूशन दिया जाएगा। तो इतना अमेजिंग किताब है। 11वीं और 12वीं किताबों को मिलाकर 25 बुक्स का सेट है, जिसमें लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चंस भी अभी एडेड हैं। तो करना क्या है, ले लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड लग जाएगा AK Pro, लगा लो और सिर्फ 3399 रुपए में 25 किताबें ले जाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबकी 11th 12th का, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, फोड़ देना बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस जाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कॉन्फिडेंटली कि आप क्या अब ये डेरिवेशन आंख बंद करके कर सकते हो। भले भले बच्चों।